हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 की जीव विज्ञान से चैप्टर फर्स्ट जो कि है जीवों में जनन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है जनन क्या है। तो जनन बेसिकली एक तरीके का वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जीव जंतु अपने वंश या जाति के विस्तार के लिए उस प्रक्रिया में भाग लेता है जिससे वो नए संतान की उत्पत्ति करता है। जैसे एग्जाम्पल लें तो मनुष्य कैसे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को जन्म देता है। और अगर हम वनस्पतियों की बात करें तो फूल पौधे पेड़ ये सभी अपने अपने जाति के विस्तार के लिए एक नए पौधे को जन्म देते हैं, अपने से नया पौधा बनाते हैं। तो इस तरीके से हम एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जनन का जो प्रोसेस है ये जीवों में अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करने की एक प्रक्रिया है जिसको हम जनन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जनन को हमने कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो बेसिकली बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, जनन दो पार्ट्स में दिखाया गया है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की बात की जाए तो अलैंगिक जनन बच्चों उन तरीके के जीवों में होता है जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। और बात की जाए लैंगिक जनन की तो लैंगिक जनन सिंपल सा है कि कहीं भी दो ऑर्गेनिज्म जैसे मादा और नर के परस्पर सहयोग से जिस भी जीव की उत्पत्ति होती है उस पूरे प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। यानी अगर सिंपल बोला जाए तो लैंगिक जनन में दो जनक यानी माता और पिता, जैसे मनुष्य में आपको देखा पता होगा कि ये माता मेल और फीमेल के आपस निषेचन के बाद ही हम किसी बच्चे को जन्म दे पाते हैं। इसमें कोई सिंगल पेरेंट्स के प्रोसेस से ये पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए इसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन आपको यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले ही बताया हुआ है कि अलैंगिक जनन में केवल एकल जनक ही भाग लेता है। तो आइए यहाँ पर हम कुछ तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अलैंगिक जनन। जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है और जिसकी सहायता से संतान की उत्पत्ति है, जैसे कि मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है। बाकी अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से ये लाइंस कुछ जो मैंने लिखी हुई हैं ये आप नोट्स कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। बात करते हैं यहाँ पे देखिए लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन को भी जैसे कि मैंने पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि इसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के जीवधारी यानी नर और मादा की ज़रूरत होती है जिससे हमारे संतान की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको दोनों तरीके के जनन को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब आते हैं हम अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में मैंने आपको जैसे पहले बताया हुआ है कि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, और जिसमें एक के लिए जनक भाग लेता है तो इस तरीके के जनन जो होता है हमारी एक कोश के जीवों या ज़्यादातर पौधों में पाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं अलैंगिक प्रजनन के जिसे हम आगे डिफाइन करेंगे। तो आगे देखिएगा, फर्स्ट है आपका विखंडन, फिर है मुकुलन, तीसरा है बीजाणुओं का बनना, पुनर्जनन, खंडन, कायिक प्रवर्धन। तो बच्चों ये कुछ आपके ऐसे अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल हैं जिनको हम आगे अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये जो मैंने आपको उसके टाइप्स ऑफ अलैंगिक जनन के प्रकारों को जो मैंने आपको बताया है तो आप इसे अपने नोट्स में भी पॉइंट की तरीके से मेंशन कर सकते हैं और जिसके बारे में हम आगे डिफाइन करेंगे। यहाँ देखिएगा बच्चों, जैसे कि मैंने अभी अलैंगिक जनन के प्रकार में बताया विखंडन। तो बेसिकली विखंडन देखिए ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। ये एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी एक कोश के जंतु में क्या होता है कि जैसे जैसे उसके अंदर दूसरा सेल डेवलप होने लगता है तो वो अपने आप में ही एक तरीके का पेरेंट्स यानी जनक के रूप में अपने आप को विकसित कर कर अपना जो जनक कोशिकाएं होती हैं उनसे खुद को अलग कर लेता है और एक दूसरी कोशिका का निर्माण यानी दूसरे जीव का निर्माण करता है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कैसे एक तरीके का जो जीवाणु है, इसमें पहले आप डायग्राम फर्स्ट में देख सकते हो बच्चों। इस डायग्राम फर्स्ट में आपको दिखाया हुआ है कि एक सिंगल सेल है। फिर देखिएगा इसमें जब इसमें सेल डिवीज़न यानी सेल जब टूटता है तो जो इसका दूसरा सेल होता है वो भी अपने आप में पूर्ण तरीके से विकसित होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो।
लास्ट जब इसका स्टेज आता है, यानी जब ये पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, तो ये अपने आप में एक नए संतान की उत्पत्ति करता है, जैसे कि थर्ड डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये सेल डिवीज़न होने के बाद अपने आप में एक पूर्ण सेल का निर्माण करता है और बाद में ये स्वयं को एक पूरी तरीके की कोशिकाओं में विभक्त कर कर एक नया जीव उत्पन्न कर सकता है। तो बच्चों, यहाँ पे आई होप आपको विखंडन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, नोट करके मैंने कुछ जरूरी चीज़ों को लिखवाया हुआ है। यदि विखंडन की क्रिया जीवधारियों के दो से अधिक भागों में बांटता है तो उसे बहुविभाजन भी कहते हैं। यानी कि विखंडन आपने, यहाँ पर मैंने अभी विखंडन को आपको इस तरीके से समझाया, यानी कोई भी सेल दो भागों में टूटता है तो उस तरीके से जीव का निर्माण कैसे होता है। लेकिन आगे देखिएगा कि ऐसे भी कुछ सेल्स हैं जिनका एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवीज़न होता है और उनके प्रत्येक पार्ट से एक नया जीव बनता है। तो उस तरीके की क्रिया को हम विखंडन या बहुविखंडन कहते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, जिस तरीके से यहाँ एक आपको जीव ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है, इसका देखिए हमने बॉडी के कई पार्ट्स कर लिए। आपको मैंने यहाँ समझाने के लिए 3 पार्ट्स में दिखाया हुआ है। और आगे देखिए, इसका सेकंड प्रोसेस जो है, सेकंड प्रोसेस में देखिएगा, इसका जो पार्ट है, हर एक पार्ट अपने आप में डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और थर्ड यानी फाइनल स्टेज में जब वो पूरी तरीके से अपने आप परिपक्व अवस्था में आ जाता है, तो वह एक नए जीव का निर्माण करता है, जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हो, जो एक तरीका का इसका ही एक तरीके की साइकिल बन के दोबारा अपनी जैसी अवस्था ही प्राप्त कर ले रहा है। तो बच्चों, हम यहाँ कह सकते हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो विखंडन और खंडीभवन को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुकुलन। मुकुलन देखिए, बडिंग को कहते हैं मुकुलन। बच्चों, इस डायग्राम को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिला देती हूँ कि मुकुलन एक्चुअल में होता क्या है। आपने देखा होगा कि जैसे आपके घर में पोटैटो होता है, यानी आलू, तो उसके ऊपर कुछ टाइम बाद एक लेयर, यानी एक जड़ की आकार में कुछ लेयर बननी शुरू हो जाती है, जिसके बाद आप आलू को काटने के बाद अगर उसके हर एक पार्ट को कहीं भी आप ज़मीन में बोओगे तो उससे नया पौधा उत्पन्न होता है। तो हम इस तरीके से एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि वो एक आलू के ऊपर की बडिंग है, जिससे एक नया जीव उत्पन्न होता है। अब आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी एक तरीके का ईस्ट के एग्जाम्पल में। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो कि क्या है, ये अपने आप में पूरा एक जीव है। जब इसके शरीर में बडिंग का यानी मुकुलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो धीरे धीरे वो मुकुलन अपना विकसित अवस्था की ओर जाने लगता है। थर्ड डायग्राम में देखोगे आप बच्चों, जब ये मुकुलन की जो अवस्था है ये पूर्ण परिपक्व हो जाती है, तो ये अपने पैतृक यानी जनक से, अपने पेरेंट्स से अलग होकर स्वयं में एक अपने आप को नया जीव उत्पन्न करता है। तो इस तरीके के उदाहरण से हम कह सकते हैं कि मुकुलन की प्रक्रिया में जब भी किसी जीव के शरीर पर जो भी परत बनती है या लेयर बनती है और उससे कोई नए संतान की उत्पत्ति होती है उसके जैसे जीव की, तो इस प्रोसेस को हम मुकुलन कहते हैं बच्चों। आई होप आपको मुकुलन भी यहाँ पे क्लियर हो गया हो। थर्ड आपका दिखिएगा बीजाणु जनन। बीजाणु जनन बेसिकली बच्चों ये क्या होता है, बीजाणु जनन में देखिएगा, ये एक तरीके का प्रोसेस ऐसा है जिसमें जीव के स्पर्म यानी जीव के जो बीजाणु होते हैं उनसे ही हम फर्मेंटेशन या आपस में कुछ क्रिया कराकर नए जीव का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, डायग्राम से आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए कई सारी जो इसके बीजाणु हैं, साइटोप्लाज्म जिनको कहते हैं, इन कोशिकाओं के अंदर, इनसे क्या हो रहा है, हर एक जीवाणु अपने आप में एक नए जीव विकसित करने की क्रिया को पूर्ण करता है। यहाँ पर जब ये बीजाणु अपने आप में परिपक्व हो जाते हैं तो ये अपनी कोशिकाओं से विभक्त होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को हम बीजाणु जनन कहते हैं। आई होप ये टॉपिक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया हो। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम बच्चों बता रहे हैं कृत्रिम कायिक जनन। बेसिकली बच्चों, इस टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा आपको आइडिया दिला देती हूँ। हमें पता है कि कुछ पौधे हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम बीजों की सहायता से ही नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं, या उनको हमें दोबारा प्राप्त करने के लिए बीज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ पौधे बच्चों इस तरीके से होते हैं कि वो अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाने के बाद अपने द्वारा ही एक नए जीव, जैसे उनकी शाखाओं द्वारा, उनकी पत्तियों द्वारा, उनकी जड़ों द्वारा हम नए जीव उनके जैसे ही प्राप्त कर सकते हैं या नया पौधा उनकी तरह ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कृत्रिम या कायिक जनन कहते हैं, जिसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर कुछ इसके टाइप्स भी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप देख सकते हो, फर्स्ट इसका जो एग्जांपल है वो है कलम लगाना। तो कलम लगाना आपको बेसिकली, आपने गुलाब के या और भी ऐसे फूलों के पौधे देखे होंगे जिनमें हम उनकी शाखाओं को काट कर ज़मीन के अंदर
तिरछा या वैसे आधा करके गाड़ देते हैं, जिससे उन पे कुछ समय बाद नई पत्तियां और कलियां आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है और हमारा एक पूरा पौधा प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, हमने इस पूर्ण परिपक्व पौधे की तने को काट कर इसको दूसरे भाग का क्या जमीन में जॉइंट कर दिया है, और जिससे क्या हो रहा है कि इस ग्राफ्टिंग कंडीशन में यहाँ पे देख सकते हो कि हमने इसे धागे से या किसी कपड़े से बांधने के बाद कुछ समय बाद देखते हैं कि ये जो पौधा है अपने आप में पूर्ण विकसित हो जाता है, जिससे एक नया पौधे का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इस कटिंग की प्रक्रिया को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इस तरीके के प्रोसेस को हम किन तरीके के पौधों में या फलों में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नींबू इमली, यानी नींबू और इमली के रिप्रोडक्शन के लिए या नींबू इमली के पौधों के विस्तार के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, ग्राफ्टिंग, इसको हिंदी में हम रोपड़ भी कहते हैं। इस विधि में क्या होता है कि किसी भी अच्छी नस्ल वाले पौधे की कलम या दूसरे हम भाग को, स्कंद को, या स्कंद मतलब उसके स्टेम को यानी तने को किसी भी दूसरे स्टेप पे लगा दिया जाता है, और इसके कटे हुए भाग को जोड़कर सुतली यानी किसी भी कपड़े या किसी भी धागे से बांधकर हम उसके स्थान पर मिट्टी या कोई भी मोमबत्ती का लेप लगा देते हैं, ताकि इसका निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। फिर बच्चों देखिएगा इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस को करने के बाद हमारा जो पौधा है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस तरीके का जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये अंगूर, अमरूद, नाशपाती, आम और सेब के पौधों के लिए किया जाता है, और ये काफ़ी फेमस प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करने के बाद आपके पौधे में बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के फल और फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको मैंने रोपड़ यानी ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया को समझा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। यहाँ पे लास्ट देखते हैं गुटी बांधना, यानी किसी भी पौधे पर लेयर या गूटनिंग करना। इस प्रोसेस में देखिए बच्चों क्या होता है, इस प्रक्रिया में हम पौधे की कठोर शाखा को हल्का सा छीलकर, यानी कोई भी पौधा जिसकी शाखाएं कठोर हों उसके आसपास के एरिया को हम हल्का छीलकर उस पर गीली मिट्टी या रुई से लपेटकर पॉलीथीन से ढककर बांध देते हैं। ये प्रोसेस हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी को हम नमी बनाए रखें। आगे देखिएगा बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो शाखाओं पर मिट्टी या पॉलीथीन बांधते हैं वहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदों से लेयर बना लेते हैं, और कुछ समय बाद क्या होता है कि हम यहाँ पे जड़ को देख सकते हैं। देखिए कि इसमें डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये सेम प्रोसेस हमने क्या किया, किसी भी स्ट्रॉन्ग पौधे की, जैसे आप देख सकते हो कि पॉपुलर एक पेड़ होता है जो कि खेतों वगैरह में उगाया जाता है, जिसकी लकड़ी की क्वालिटी अच्छी होती है और बेड वगैरह बनाया जाता है। तो ये सेम प्रोसेस हम कह सकते हैं उसमें भी अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने किसी और पौधे का एग्जांपल लेके बताया। देखिए यहाँ पे किसी भी पौधे की स्ट्रॉन्ग यानी जो कठोर छाल है उसको हम छील कर उसे किसी भी सुतली या कपड़े से बांध देते हैं, और उस पर पानी की छींटें डाल दी जाती हैं। कुछ समय बाद बच्चों जो डायग्राम बी में दिखाया गया है, ये जो पौधे का प्रारूप है इस तरीके में बदल जाता है और हमें नया पौधा प्राप्त हो जाता है। अब हम बच्चों आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, पुनरुद्भवन। ये टॉपिक आपको आई होप इजीली क्लियर यहाँ पे हो जाए, क्योंकि ये आप अपनी जनरल लाइफ में भी देखते हो। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इस डायग्राम में मैंने कुछ छिपकली को लिया हुआ है। ये छिपकली आपको नॉर्मल भी आपके घरों में दिखाई दे देती है। अब बच्चों यहाँ पे इसको एग्जाम्पल लेने का मेरा ये सिंपल सा टॉपिक ये है कि मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट डायग्राम है, इस डायग्राम में इस छिपकली की पूंछ पूरी अपनी पूर्ण अवस्था में, यानी अपनी जो ये छिपकली है ये पूरी अवस्था में। कुछ समय बाद हमने देखा कि इसका किसी भी कारण से पूंछ का कट जाता। कटने के बाद क्या देखते हैं कि ये जो इसका पोर्शन है ये कटा हुआ कुछ समय तक अपने आप में ही विकसित होना शुरू हो जाता है, जैसा कि आप डायग्राम थर्ड में देख रहे हो। थोड़ी देर में बाद हम देखते हैं कि जो इसकी जो पूंछ है जो कि कट चुकी होती है, ये थोड़ी समय बाद अपने आप में पूर्ण विकसित हो सकती है। तो बच्चों यहाँ से हम ये एग्जाम्पल बताते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को हम पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। ये प्रोसेस आपका, जैसे कि मैंने ईस्ट और हाइड्रा का जो ऊपर एग्जाम्पल बताया हुआ था, जिसमें आपने देखा था कि कोई भी सेल अपने आप में अपने पेरेंट सेल से
डिवाइड होने के बाद, यानी अपने जनक सेल से, कोशिका से डिवाइड होने के बाद एक नया सेल बना लेता है या अपने आप को पूर्ण विकसित कर सकता है, तो उस प्रोसेस को हम पुनरुद्भवन में भी काउंट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अलैंगिक जनन के ये जो मैंने एग्जांपल्स बताए आपको क्लियर हो गए हों। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हो, और इससे रिलेटेड मैं आगे और भी टॉपिक्स के वीडियो आपको बनाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पे क्लियर हो गया हो। थैंक यू।